नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात की सबसे पहली कहानी उस सियासी हथियार की जिस पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। जी हां, मैं बात कर रही हूं बुलडोजर की। उत्तर प्रदेश के बाद बुलडोजर मध्य प्रदेश के रास्ते अब दिल्ली पहुंच गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला तो देश में बवाल मचा। अब दिल्ली में एमसीडी फिर से बुलडोजर चलाने की तैयारी में है और इस बार निशाने पर है शाहीन बाग। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर चले एमसीडी के बुलडोजर का मुंह अब दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों की तरफ मुड़ने वाला है। आम आदमी पार्टी इसी को लेकर बीजेपी पर राजनीति का आरोप लगा रही है और पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिखा देते हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है और वहीं पर आम आदमी पार्टी का ऑफिस भी है। वहां से ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया है और यहां से आगे लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मांग ये है कि इनका कहना है कि जहांगीरपुरी में आपने ये कहकर बुलडोजर चलाया कि अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन दिल्ली में पिछले 15 सालों से नगर निगम में बीजेपी का शासन है, तब आपने बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की वजह ये तस्वीरें हैं जिसमें एमसीडी के अधिकारी दक्षिण दिल्ली के जैतपुर, मदनपुर खादर और सरिता विहार में अतिक्रमण का मुआयना करने पहुंचे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जसोला गांव में, जहां पर जो अतिक्रमण का निरीक्षण करने दिल्ली दक्षिण नगर निगम के मेयर पहुंचे थे। उनके साथ जो डीसी थे, डिप्टी कमिश्नर, उनको उन्होंने आदेश दिया कि इन जो दुकानें जो सड़क पर लगाई गई हैं उनको जो है वो जल्द से जल्द हटाएं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में एमसीडी के बुलडोजर प्लान में शाहीन बाग भी शामिल है, जहां सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। एबीपी न्यूज संवाददाता मदीहा खान शाहीन बाग पहुंची। आरोप है कि यहां बड़े पैमाने पर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। शाहीन बाग का इलाका है। तस्वीरें इस इलाके की मैं दिखा देती हूँ। ये लाइन से दुकानें हैं जो यहाँ के लोग बता रहे हैं तकरीबन 30 सालों से यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दुकानें हैं कितनी दूर है और उसके आगे ये पूरा जो लोग हैं उन्होंने अपना सामान रख रखा है। खाली रोड बने तो चले, हम तो खाली करने को राजी हैं। रोड हम तो खाली करते हैं, अगर रोड चले तो कुछ चलता ही नहीं है। माल आगे किसी वजह से, बाकी अंदर रहता है। ये हद में रहता है। कौन सी हद में रहता है? दुकान के अंदर? दुकान के अंदर। दक्षिण दिल्ली में अतिक्रमण को हटाने के लिए एमसीडी सर्वे करा रही है। आम आदमी पार्टी इसे एमसीडी चुनाव का चक्कर बता रही है। 15 साल बुलडोजर चला होता तो अतिक्रमण नहीं होता। पहले पैसा खाए अतिक्रमण कराने के लिए और अब बुलडोजर का डर दिखा करके फिर पैसा खाने का अभियान चल रहा है। बात तो ये है कि भाई चुनाव देखो हार रहे हैं, उनको लगता है कि शायद इससे इस काम करने से हमारे पक्ष में लोग आ जाएं। उधर दक्षिण दिल्ली के मेयर ने साफ कर दिया कि जल्दी अतिक्रमण नहीं हटा तो बड़ी कार्रवाई होगी। क्या उपाय है? बुलडोजर जो जैसा कि बाकी देश के राज्यों में चल रहा है वैसा ही बिल्कुल उससे बेटर चलेगा। यूपी में सर बुलडोजर पापा नाम दिया हुआ है, लेकिन दिल्ली में क्या देंगे? दिल्ली में बुलडोजर भैया हैं, आदेश जी हमारे बुलडोजर भैया हैं। कब तक होगी ये कार्रवाई? ये तुरंत कार्रवाई होगी। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर के बाद एमसीडी के तेवर से तो यही लग रहा है कि राजधानी के दूसरे इलाकों में भी बुलडोजर दौड़ेगा और दिल्ली की 40 डिग्री वाली गर्मी में राजनीति आने वाले दिनों में और गर्माने वाली है। तो भारत की बात में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। चर्चा कोरोना पर हुई, लेकिन विवाद हो गया पेट्रोल वाले बयान पर। पहले कोरोना को लेकर क्या कुछ हुआ वो देख लीजिए और फिर पेट्रोल का विवाद भी आपको बताएंगे। कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। देश में कोरोना के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उसने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना की चौथी लहर की आहट के बीच आज पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। कोरोना को लेकर बीते 2 साल में ये पीएम की 24वीं बैठक है। इस बैठक में पीएम मोदी का जोर इस बात पर रहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन बहुत जरूरी है। इन्फेक्शंस को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी
और अब भी यही रहनी चाहिए। हमें सार्वजनिक स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करना है, साथ ही पब्लिक में पैनिक न फैले, ये भी सुनिश्चित करना है। एक और पीएम मोदी और डॉक्टर बार बार लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी ओर लोग कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ और ज्यादा लापरवाह होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें लखनऊ और अहमदाबाद की हैं, जहां सड़कों पर लोग बिना मास्क के कोरोना के खतरे से पूरी तरह बेपरवाह नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,927 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में कोरोना सबसे तेजी से पैर पसार रहा है। 24 घंटे में 1200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4,508 हो गई है। कोरोना संक्रमण का डर इस बार सबसे ज्यादा बच्चों पर है। स्कूल खुलने के बाद बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उसने पेरेंट्स की चिंता बढ़ा दी है। यूपी के नोएडा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 126 नए मामले हैं और इनमें से 26 मरीज वो हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, यानी स्कूल जाने वाले बच्चे। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्सपर्ट इसे कोरोना का पीक मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर लोग कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी ऐसे ही करते रहे तो कोरोना का पीक आने में देरी नहीं लगेगी। तो मुख्यमंत्रियों के साथ जो प्रधानमंत्री की आज बैठक हुई, उसमें पहला मुद्दा था कोरोना और दूसरा मुद्दा था पेट्रोल पर लगने वाला वैट। देश में पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। देश के लगभग हर राज्य में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन राज्यों को खरी सुनाई जिन्होंने पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं किया और इसका बोझ आम जनता पर पड़ रहा है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो हम आपको बता दें कि देश में 8 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाया, लेकिन करोड़ों में कमाई की। दीपावली के बाद मतलब नवंबर से अब तक जो कमाई हुई है वो करोड़ों में है। अगर हम महाराष्ट्र के आंकड़े की बात करें तो 3,472 करोड़ वैट से कमाई हुई है महाराष्ट्र राज्य को। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ने भी पेट्रोल पर वैट कम किया था, लेकिन डीजल से 173 करोड़ रुपए कमाए। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो 2,924 करोड़ रुपए की कमाई तमिलनाडु ने वैट से की। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 1,343 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल को मिले। तेलंगाना 1,302 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश 1,371 करोड़ रुपए, केरल 1,187 करोड़ रुपए, झारखंड 664 करोड़ रुपए। ये इसलिए बताना जरूरी है वैट से किस राज्य को कितनी आमदनी हुई, क्योंकि जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई दो तेल की डीजल की जो कीमतें हैं, अगर राज्य सरकारें वैट कम कर दें तो ये कीमतें कम हो सकती है, आम आदमी को राहत मिल सकती है। और इसीलिए इस पर इतना बवाल हुआ कि ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे सामने आ गए। बात बिहार की। बिहार में इन दिनों इफ्तार पार्टी के बहाने खूब राजनीति की जा रही है। पिछले दिनों आरजेडी की इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार ने जिस सियासी अटकल को तेज किया था, वहां पर पहुंचकर अब उसी सियासी चर्चा की आग में नए इफ्तार निमंत्रण ने घी डालने का काम किया है। पटना के सियासी गलियारों में सियासी सितारों की मुलाकात का नया निमंत्रण आया है। सियासी बाजार को गर्म कर देने वाले इस कार्ड पर सबसे ऊपर हिंदी और उर्दू में दावते इफ्तार लिखा हुआ है। तारीख है 28 अप्रैल 2022। ये कार्ड सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू का है। जिन नेताओं को न्योता भेजा गया है उनमें आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, तेजस्वी यादव,
राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह शामिल हैं। जिस तरह पिछले दिनों आरजेडी ने अपने इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश को न्योता भेजा था, उसी के बदले में अब जेडीयू की ओर से दावते इफ्तार का निमंत्रण लालू परिवार को भेजा गया है। लालू जी को बुलाए हैं, उनकी तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं है। होपफुली अगर आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। तेजस्वी जी को चांद लग जाएगा, चांद लग जाएगा। बीते शुक्रवार को नीतीश कुमार जब लालू परिवार की इफ्तार पार्टी का हिस्सा बने तो चर्चा चल पड़ी कि क्या नीतीश पलटी मारेंगे। हालांकि बाद में कैमरे पर नीतीश और तेजस्वी दोनों की ओर से कहा गया कि इफ्तार में मुलाकात का राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू की ओर से दी जा रही इफ्तार पार्टी में लालू परिवार से कौन कौन पहुंचता है। वैसे भी राजनीति में कहावत है कि हाथी के दिखाने के दांत कुछ अलग और खाने के अलग होते हैं। पर्दे के सामने जो दिख रहा है वो तो सबको दिख रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे का गणित पर्दा उठने के बाद ही पता चलता है। ऐसे भी फिलहाल ये समझ लीजिए कि बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार के जिस तरह के रिश्ते हैं, ऐसे में नीतीश का और लालू परिवार का करीब आना बहुत कुछ इशारा कर रहा है। कर दिया गया है डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। हालांकि अभी तक जो मुख्य आरोपी है वो फरार है, उसकी कोई हिरासत या गिरफ्तारी की खबर नहीं है, लेकिन अब इस पब का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है डीएम के द्वारा। बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगना शुरू हो चुकी है। नैनीताल से लेकर उधमपुर के जंगल धू-धू कर धधक रहे हैं। ये आग गर्मी की वजह और प्रशासन इन पर काबू करने की कोशिश जो है वो लगातार कर रहा है, लेकिन आग पर काबू पाना असंभव सा नजर आ रहा है। इस आवाज से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण है। तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल के जंगलों की हैं, जहां दमकल विभाग और वन विभाग की टीम आग बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आग और भड़क रही है। गर्मी की वजह से उत्तराखंड के कई इलाकों में जंगलों में ऐसी ही आग धधक रही है। पिछले कुछ घंटों में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, कीर्तिनगर, पिथौरागढ़ और कर्णप्रयाग के जंगलों में आग की तस्वीरें सामने आई। आग की वजह से कई पेड़ों को नुकसान पहुंचा है और अब तो जानवरों की जान पर भी संकट बनाया है। कुछ ऐसा ही हाल दूसरे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश का भी है। ये सोलन की तस्वीरें हैं, जहां जंगलों में कई घंटे से ऐसी ही आग सुलग रही है। रात से दिन हो गया, लेकिन कुछ इलाकों में आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हिमाचल प्रदेश से 450 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी गर्मी की वजह से जंगल आग की चपेट में हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू में हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि हेलीकॉप्टर की मदद से जंगल की आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। पिछले कई दिनों से फिजाओं में बहुत शोर सुनाई दे रहा है। ये शोर लाउड स्पीकर पर सुनाई देता, अजान, नमाज या फिर हनुमान आरती का नहीं है। ये शोर उन आवाजों का है जो विवाद पैदा करने में विश्वास रखते हैं, समाधान में नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो लाउड स्पीकर विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, वो जुलूस से लेकर जेल की सलाखों तक पहुंच गया और इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य के कोने कोने से लाउड स्पीकर उतरवा भी दिए और जहां नहीं उतरे वहां आवाज कम करा दी गई, वो भी बिना किसी शोर शराबे के। आज भारत की बात में हम इसी योगी मॉडल की चर्चा करेंगे और साथ ही लाउड स्पीकर का इतिहास, भूगोल भी खंगालेंगे। आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर के मेन गेट पर 2 स्पीकर लगे हुए हैं, उस पर हनुमान चालीसा का पाठ भी हो रहा है, लेकिन थोड़ी ही दूरी होने के बाद भी हम तक वो आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। तो शहर में मैं देख रहा हूं कहीं भी लाउड स्पीकर की आवाज़ तेज नहीं है, ये सीमित दायरे में ही है, जो एक अच्छा पहल है। काशी से बड़ी पहल। इस वक्त हम अर्दली बाजार स्थित महावीर मंदिर में मौजूद हैं और इस मंदिर से ये लाउड स्पीकर उतार लिए गए हैं। ये हनुमान भक्त यहाँ पर
बिना किसी लाउडस्पीकर या उच्च ध्वनि विस्तारक यंत्र के अपने पाठ को कर रहे हैं। जामा मस्जिद में 6 स्पीकर थे, जिसमें से 4 तो उतार लिए गए, 2 लगे हुए, उसको भी साउंड बहुत कम कर दिया गया है। मुझे ये नोटिस मिला है कि माइक की आवाज़ मस्जिद की धीरे कर दी है। कहीं पे भी अवैध रूप से लाउड स्पीकर का स्थापना हम अलाउ नहीं करेंगे। लगभग 37-38 हज़ार लोगों ने अपने इतनी संख्या में लाउड स्पीकर की आवाज़ें कम की गई हैं। सुना आपने 38,000 38,000 लाउड स्पीकर की आवाजों को धीमा कर दिया गया है। और ये आंकड़ा अभी बढ़ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, गली मोहल्लों में और चौराहों पर से लाउड स्पीकर की आवाज कम करने से लेकर उन्हें उतारने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। लाउड प्लस स्पीकर यानी जिसका काम ही आवाज को दूर तक पहुंचाना है, फिर वो मस्जिद की अजान हो या फिर मंदिर में गूंजती भगवान की आरती। लेकिन जिनके मन में ये बात घर कर गई कि लाउड स्पीकर सिर्फ मस्जिदों से उतरवाए जा रहे हैं, तो वो सबसे पहले यूपी की काशी नगरी से आई इन तस्वीरों को देख लें। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में करीब 1500 मंदिर हैं और सीएम योगी के आदेश के बाद काशी के अलग अलग मंदिर से लाउड स्पीकर हटाए जाने लगे। काशी के बाद अब आपको गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर ले चलते हैं, वही मंदिर जहां के महंत खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। यूपी में लाउड स्पीकर को लेकर आए आदेश के बाद गोरखनाथ मंदिर में लगे लाउड स्पीकर की संख्या को न सिर्फ कम कर दिया गया है, बल्कि उनकी दिशा भी सड़क से मोड़कर मंदिर परिसर की तरफ कर दी गई है। यूपी में ये मुहिम इसलिए भी चलाई जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज़ तय मानकों तक ही रखी जाए। साथ ही साथ ये भी आदेश दिया था कि लाउड स्पीकर की आवाज़ धार्मिक परिसर के बाहर नहीं आनी चाहिए। इस संबंध में जो निर्देश हैं कोर्ट के, उसका अनुपालन कराया जाना या हमारे किसी कार्य से किसी को डिस्टर्बेंस हो, ये भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और उसके तहत ही ये आदेश माननीय न्यायालयों द्वारा निर्गत किए गए हैं। तो हम लोग न्यायालयों की बात को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपसी वार्ता के तहत सभी चीज़ें सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हो। नोटिस भी दिए जा रहे हैं सर, जहाँ पर लगता है कि नहीं इसकी जो साउंड है वो निर्धारित मानक से ज़्यादा है, उनको क्या नोटिस दिए जा रहे हैं? इस संबंध में जो शासन का आदेश है उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो चीज़ों का पूरा उल्लेख किया गया है। जिला स्तरीय उसकी कमेटी होंगी, उसमें कौन कौन होंगे, कौन जाके उसको देखेंगे, तो उसके तहत ही कार्रवाई हो रही है। इस आदेश के बाद गृह विभाग ने 30 अप्रैल तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सभी थाना अधीक्षकों को 30 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी होगी और लापरवाही बरतने वाले थाना अधीक्षकों पर 30 अप्रैल के बाद कार्रवाई होगी। शिकायत किसी को अगर दर्ज करानी तो अपने संबंधित थाने में दे सकता है, फ़ोन से बता सकता है और थाने में जाकर बता सकता है, थाने में एप्लीकेशन दे सकता है। चूंकि हम इसको थाना वाइज रिव्यू कर रहे हैं और थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी तय हुई और वरिष्ठ अधिकारी फिर सर्टिफिकेट देंगे हर जिले के लिए, तो बेहतर होगा कि स्थानीय स्तर पर उसमें अपनी शिकायत दर्ज करा के। इसी आदेश और प्रशासन की सख्ती का नतीजा है कि पूरे यूपी में बागपत से लेकर कासगंज तक लाउड स्पीकर की आवाज कम करने और उन्हें उतारने का काम बिना रुके किया जा रहा है। पूरे यूपी में इस वक्त कहीं भी नजर दौड़ा लीजिए, गोरखपुर हो या फिर लखनऊ, रायबरेली हो या फिर शामली से लेकर सीतापुर तक, हर तरफ एक जैसी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें उस महाराष्ट्र के लिए मिसाल हैं जहां से लाउड स्पीकर पर बवाल शुरू हुआ था।
मातोश्री के बाहर मैं जाऊंगी, हनुमान चालीसा का पाठन मैं करूंगी। दम है तो नवनीत राणा को रोक के दिखाना। सारे के सारे हनुमान चालीसा भूलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। लाउड स्पीकर का बवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने शुरू किया था। राज ठाकरे ने 3 मई तक महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की धमकी दी थी। 12 तारीख है, 12 ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। और लाउड स्पीकर नहीं उतारे जाने पर मस्जिदों के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी। यहीं से शुरू हुआ अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का वो विवाद जिसमें अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा कूद पड़ी थी। मातोश्री के बाहर मैं जाऊंगी, हनुमान चालीसा का पाठन मैं करूंगी। नवनीत उद्धव के घर के बाहर चालीसा नहीं पढ़ पाई और पति रवि राणा के साथ जेल पहुंच गए। यहाँ से बहस शुरू हो गई कि आखिर आस्था का प्रदर्शन का विषय है या फिर श्रद्धा का। चीटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहेब सुनता है। कोई भी परंपरा ये नहीं कहती कि आप जो है चिल्ला करके ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। मौन से भी प्रभु का दर्शन हो सकता है। तो मैं तो इस पक्ष में भी नहीं हूँ कि जो है हनुमान चालीसा या रोड पर बैठ करके, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने के लिए शुद्ध वातावरण होना चाहिए। जितने भी धार्मिक काम हैं, चाहे रमज़ान में तरावी की नमाज हो या अजान हो या ईद के मौके पर लाउड स्पीकर वगैरह लगाए जाएं, तो इसमें ऐसा व्यवस्था की जाए कि किसी को तकलीफ ना हो। महाराष्ट्र से शुरू हुआ विवाद देश के कोने कोने तक पहुंचा और हिंदुस्तान मस्जिद के लाउड स्पीकर और मंदिर के लाउड स्पीकर में बटा नजर आया। लेकिन जब महाराष्ट्र के लाउड स्पीकर की शोर देश में गूंज रही थी, उसी शोर के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी करके इन लाउड स्पीकर्स को हटवाने का काम शुरू कर दिया। योगी का ये कदम बाकी राज्यों के लिए मिसाल बन गया। मिसाल इसलिए क्योंकि जिस मुद्दे पर दूसरे राज्यों में राजनीति हो रही है, बड़े बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाली जा रही है, मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। उसी मुद्दे का यूपी में समाधान निकाल लिया गया और उसका दोनों धर्म के लोगों ने बाहें फैलाकर स्वागत किया। हनुमान भक्त के आवाज में ही उतना तरंग होता वाणी में कि तो खुद ही दूर दर तक सुनाई देता है। और जहाँ तक लाउड स्पीकर और यश की बात है, तो लाउड स्पीकर जो सरकार ने शासन ने किया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। शांति के साथ साथ जो है वातावरण अच्छा रहेगा, जो कि माहौल भी अच्छा रहेगा। हम सब जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विचारों का पालन करते हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो आदेश आया उसको लेकर इलाहाबाद के जामा मस्जिद के जिम्मेदार जो है उन्होंने उसको फॉलो किया, उसको माना। तो हम जिस देश में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, उसके कानून को फॉलो करना है, उसके हुक्म को मानना है। तो हम ये कोशिश करेंगे, बल्कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हुकूमत ने जो फैसला उस पर अमल करें और जो लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है उसको सीमित रखें और उसको बाहर न जाने दें, ताकि दूसरों को इससे तकलीफ न पैदा हो। और ये उस यूपी में हो रहा है जो लाउड स्पीकर की वजह से दंगों की आग में जल उठा था। जुलाई 2014, उस वक्त उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, जब यूपी के मुरादाबाद के कांठ इलाके में अकबरपुर गांव में मंदिर से लाउड स्पीकर उतारने के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों में विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस प्रशासन और जनता के बीच टकराव हुआ और भीड़ को खदेड़ने के लिए रबर बुलेट और आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। 3 महीने बाद अक्टूबर 2014 में दोबारा मुरादाबाद में ही विवाद हुआ। लाउड स्पीकर बजाने पर
दो गुटों के बीच पथराव हुआ। आंकड़े बताते हैं कि अखिलेश सरकार के कार्यकाल में 2014 में यूपी में 51 दंगे हुए, 2015 में 48 दंगे हुए और 2016 में 31 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई। 2017 से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि अब सांप्रदायिक हिंसा के मामलों पर योगी का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है वो देखिए। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2017 में यूपी में सांप्रदायिक हिंसा की 34 घटनाएं हुई, लेकिन 2018 से लेकर 2020 यूपी में दंगों की एक भी घटना नहीं हुई। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमें पिछले 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई। हालांकि साल 2018 में यूपी के कासगंज में 26 जनवरी के दिन तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और इस तिरंगा यात्रा में हिंसा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या हो गई थी। ये योगी सरकार के दौरान सांप्रदायिक तनाव का सबसे बड़ा मामला था। यानी जिस लाउड स्पीकर पर यूपी में दंगे हो जाया करते थे, उस लाउड स्पीकर के लिए योगी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी और किसी ने आपत्ति भी नहीं जताई। हुकूमत उत्तर प्रदेश ने जो डायरेक्टिव इशू किए हैं उस पर हम सबको चाहिए कि पूरी तरीके से अमल करें। लिहाजा मेरी मस्जिद के तमाम जिम्मेदारों से ये अपील है कि ज़रूरत से ज़्यादा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना किया जाए और जहाँ पर भी ज़रूरत से ज़्यादा हॉर्न लगे हैं उनको उतार लिया जाए। और ये पहली बार नहीं है जब योगी ने अपने सख्त प्रशासन की मिसाल पेश की हो। 10 अप्रैल को जब देश के अलग अलग राज्यों से रामनवमी जुलूस के दिन हिंसा की खबरें आई थी। राजस्थान से लेकर एमपी और गुजरात तक जुलूस पर पत्थरबाजी हुई और फिर माहौल खराब हुआ। सबसे भयानक हिंसा एमपी के खरगोन में हुई, लेकिन जब देश के दूसरे राज्य सांप्रदायिकता की आग में जल रहे थे, उस वक्त बड़ी ही शांति और सौहार्द के साथ यूपी के अलग अलग हिस्सों में रामनवमी का जुलूस निकाला गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।